माय डियर फ्रेंड, जीकेजीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 32 के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। यह एक पूर्ण प्रैक्टिस सेट होता है। इसमें सामान्य अध्ययन के हर एक सेक्शन, इतिहास, भूगोल, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर, सभी के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करते हो, तो यह सेट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। आज का पहला प्रश्न है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? नदी के तट पर, झील के किनारों पर, नदी के किनारों पर, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। सही आंसर होगा डी नंबर, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। जो पहाड़ी का निचला भाग होता है वहाँ पर जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं एलुवियल फैन जो लिखा हुआ है या पंखे की आकृति में आपको दिख रहा होगा। जब पहाड़ी के बीच से तेज नदी की धारा या जल का प्रवाह जब तेज गति से होता है पहाड़ी के बीच से, तो उसमें मिट्टियाँ जो होती है वह जो मेन जो मुख होता है वहाँ पे जमा हो जाता है और फिर धीरे धीरे फैल जाता है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं यही एलुवियल फैन है, जलोढ़ पंख है। जब तीव्र वेग से प्रवाहित होता हुआ जल किसी समतल मैदान में प्रवेश करता है तब जलधारा के बड़े क्षेत्र पर फैलाव हो जाता है और इससे जो त्रिकोणाकार जो चौड़ा भाग बनता है इसे ही हम जलोढ़ पंख कहते हैं। इसका आकार निर्भर करता है कि जल का वेग कितना है। कुछ छोटे जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, कभी कभी बड़े जलोढ़ पंख का भी निर्माण होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, मीन्स हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद पुनः दिखाई देता है? 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष, 96 वर्ष। सही आंसर होगा बी नंबर, 76 ईयर्स के बाद हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देता है। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? मृत सागर जिसे हम डेड सी कहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आप उस समुद्र में कभी भी डूब नहीं सकते हैं। उसका जो घनत्व होता है वह काफ़ी उच्च होता है। आप इवन आप उसमें जो भी करना चाहें, आप मृत सागर में लेट के पेपर भी पढ़ सकते हैं। इस तरह का सिचुएशन होता है वहाँ पे, और इसकी लवणता काफ़ी उच्च होती है। आपको उसी का कारण बताना है। वाष्पीकरण का उच्चतम दर, न्यून वर्षा, उच्च तापमान, स्थिर जल। सही आंसर होगा डी नंबर, स्थिर जल के कारण मृत सागर में उच्च लवणता पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ग्रहों की दो गतियां होती है, एक घूर्णन गति होती है, एक परिभ्रमण गति होती है। परिभ्रमण गति जब वो अपने ऑर्बिट में, जब अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना दिन लगता है उसे ही हम परिभ्रमण काल कहते हैं। जैसे पृथ्वी का 365 डेज होता है, तो उसी तरह से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक होता है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह। सही आंसर होगा सी नंबर, बुध ग्रह का परिभ्रमण गति जो होता है वह सबसे अधिक होता है। जब गति अधिक है तो परिभ्रमण काल जो होता है वह सबसे कम होता है। 88 डेज में बुध सूर्य का एक चक्कर अपने कक्षा में लगा लेता है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? वरुण, अरुण, शनि, पृथ्वी। सही आंसर होगा सी नंबर, शनि ग्रह जो होता है उसमें ज़्यादातर गैसियस फॉर्म में होता है। जो उसके चारों साइड रिंग होता है उसमें गैसें पाई जाती है, इसलिए इसका जो घनत्व होता है वह बहुत ही कम होता है। अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल के सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो ग्रह होता है वह पृथ्वी होता है। रासलीला
किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य रासलीला है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने? किन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है इसका नारा दिया था? सही आंसर होगा डी नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल। देश का दूसरा सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र या अशोक चक्र? सही आंसर होगा महावीर चक्र, देश का दूसरा सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है। किस देश के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, कनाडा? यानी घास के मैदान को, कौन से घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है? सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए पंपास किस देश के घास मैदान को कहा जाता है? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर सिकंदर लोदी ने? सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था। इसे हटाया किसने था? अकबर ने ब्राह्मणों पर लगने वाले जजिया कर को हटाया था। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, जम्मू कश्मीर? सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, नागपुर, दिल्ली, पटियाला? सही आंसर होगा पटियाला में सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान स्थित है। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? वेम्बनाड लैगून, चिल्का लैगून, पुलिकट लैगून, कोलेरू लैगून? लैगून झील होता है, मैं आगे पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। सही आंसर होगा जो चिल्का लैगून, यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा चिल्का लैगून सही आंसर होगा। यह भारत में विशालतम लैगून है। लैगून क्या होता है कि जब समुद्र का जल स्थल भाग के तरफ आता है और वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं, और फिर आगे से जिधर से पानी आया है वो मुंह क्लोज हो जाता है। इसके बाद आपको एक गड्ढा में पानी जमा हुआ दिख रहा होगा। तो इस तरह से जो समुद्र के किनारे जल का जमाव होता है, जो झील का निर्माण होता है, उसे ही हम लैगून कहते हैं। तो भारत का विशालतम लैगून कौन सा है? चिल्का झील उड़ीसा में जो है वह भारत का सबसे विशालतम लैगून है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा? सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? क्यूलिसीटा, एडीज, क्यूलैक्स, एनोफिलिस? सही आंसर होगा एडीज नामक वायरस जो मच्छर होता है
वह जीका वायरस का संक्रमण फैलाता है। यह ज़्यादातर अफ्रीकन देशों में पाया जाने वाला वायरस होता है और इससे पूरे शरीर में फीवर आता है और पूरे शरीर की जो कोशिका होती है, उत्तक होता है, उसको वह यह नष्ट करने लगता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक। सही आंसर यहाँ पे क्लिक नहीं किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर होगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पारंपरिक पगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड। सही आंसर होगा यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव है। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले विश्व के कितने देशों का किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जो ओलंपिक का सिंबल आप देखिएगा तो उसमें 5 छल्ले आपको गोल गोल नजर आएंगे जो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो वह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं? 5 महासागरों का, 5 महाद्वीपों का, 5 देशों का या 5 सभ्यता का? सही आंसर होगा 5 महाद्वीप। जो भी हैं 5 महाद्वीप, उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? मीन्स कपिलधारा जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनता है? नर्मदा, ताप्ती, गोकक, सारावती। सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कपास उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है? खादर, लाल, रेड मिट्टी, रेड सॉइल जिसको कहते हैं, बांगर मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी? सही आंसर होगा रेगूर मिट्टी। इसे ही हम काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। कपास उत्पादन के लिए यह सर्वोपरि मिट्टी है। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर ही दिख रहा है, नर्मदा नदी जो है वह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जो भी पश्चिम की, नॉर्मली जितनी भी नदियाँ हैं वह पूरब की ओर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन कुछ नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, ये सारी ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम के तरफ गिरती है और वहाँ पर वह डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वार नदीमुख का निर्माण करती है। अतः यहाँ पे नर्मदा नदी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नासिक के साइड में प्याज का जो उत्पादन होता है वह काफ़ी अधिक होता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, पिसिकल्चर, ऑस्टियोलॉजी, इकोलॉजी। सही आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। यह हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। पीडियोलॉजी जो है वह मिट्टी का अध्ययन पीडियोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी पारितंत्र का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग पहली बार किस मंत्री को बर्खास्त किया था? मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है 142, उसका उपयोग करके किस मंत्री को सबसे पहले बर्खास्त किया था? TH श्याम कुमार, दीपेश रावत, नलिमा सरकार,
राधे मोहन प्रसाद। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 142 अनुच्छेद कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की जांच और दंड को सुरक्षित करते हैं। मीन्स अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता है या संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं तो उसके अनुसार वह नहीं चलता है, तो वैसे केस में उसे दंड देने की भी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इसी के तहत अपने अधिकार का उपयोग 142 अधिकार का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने TS श्याम कुमार, ये मंत्री थे, इनको बर्खास्त किया था। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बी और सी, यानी एरर और सिग्नेचर दोनों। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। सही आंसर होगा किसी प्रोग्राम में जो बग होता है वह एक एरर होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बग देखने को मिलेगा, तो उसे क्लियर किया जाता है। जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको गलत हुआ दिखेगा, एरर, उसी को ही हम बग कहते हैं कंप्यूटर के भाषा में। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या फिर 11 अक्टूबर? आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? यह असम में माजुली जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपको बताना है कि किस नदी के द्वारा इस नदी द्वीप का निर्माण किया जाता है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा माजुली नदी द्वीप का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीर को प्रचलित किया था? यह एक प्रथा थी मनसबदारी व्यवस्था में। बताना है आपको किस मुगल शासक ने इसको प्रचलित किया था। औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। सही आंसर होगा बी नंबर, शाहजहां ने इस व्यवस्था को, महाना जागीर जो मनसबदारी व्यवस्था में चलाई गई प्रथा थी, इसको फेमस किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना, उसका जो अंग है वो कौन सा है? महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, दीप वंश की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का या दिव्यावदान की विषय वस्तु का? तो आपका सही आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र जो है की विषय वस्तु का। मैं आपको बता दूं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये अष्टांग मार्ग की संकल्पना है। और यह किस चीज़ का है? तो धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र ये पुस्तक का नाम है। इसके विषय वस्तु से ही रिलेटेड ये अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो दिया गया था, बुद्ध का दिया गया अष्टांग मार्ग है। अब जो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र इस तरह से है, तो वो बहुत ही फेमस हुआ था। यहाँ पे अन्य जो ऑप्शन है, दीपवंश, दिव्यावदान, ये सारे ही बौद्ध से रिलेटेड बहुत ही फेमस बुक हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी में, 57 ईस्वी में और या फिर 73 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? सही आंसर होगा ए नंबर, 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने ही इसे पूरा मतलब द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने ही अपने गद्दी पर बैठने के काल से ही विक्रम संवत को प्रारंभ किया था।
डिटेल में आप देखिए, विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय संवत विक्रम संवत ही है। और जो आप देखते हैं आज का जो चैत बैसाख जेठ अखाड़ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पूस माघ फागुन, ये 12 जो मंथ होते हैं, हिंदी मंथ जो होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी होते हैं उसी तरह चैत बैसाख जेठ अखाड़ इस तरह से बोला जाता है। ये 12 जो मंथ होते हैं या विक्रम संवत से ही रिलेटेड हैं। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन हैं? या फेमस बुक है, आपको बताना है इनके लेखक कौन हैं। कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। सही आंसर होगा बी नंबर, भास के द्वारा स्वप्न वासव दत्ता ये पुस्तकें लिखी गई थी। आजकल तो करंट अफेयर में जो करंट में पुस्तक लिखी जाती है, एक दो क्वेश्चन उससे भी आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जो पुरानी पुस्तकें हैं, विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, भभूति ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इस तरह की प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खास करके दरोगा के एग्जाम में। नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, बलबन ने, या फिर इल्तुतमिश ने? किन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? सही आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, मतलब आधुनिक मानव जो हैं वह किसके मतलब उसके पूर्वज कौन हैं? जो ये जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य, या पैकिंग मानुस? आपको इसमें बताना है कौन से हैं, मतलब किनसे आधुनिक मानव का स्वरूप मिलता जुलता है। सही आंसर होगा बी नंबर, क्रो मैग्नन जो होमोसेपियंस थे, उनसे मनुष्य का सारा चीज मिलता जुलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं व जौ, ज्वार, बाजरा। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का उपजाया था या उसका प्रयोग किया था? सही आंसर होगा बी नंबर, गेहूं तथा जौ। सबसे पहले तो जौ का ही उपयोग किया था मानव ने, तो गेहूं तथा जौ आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जो हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है भगवत गीता, उसका इंग्लिश में अनुवाद किस अंग्रेज ने किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, एंड अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल? सही आंसर होगा बी नंबर, चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने ही भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज? इस क्वेश्चन को दूसरे भी तरीके से ऑप्शन दिया जाता है। भोजन का अनिवार्य अवयव है, जैसे आपको दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, इस तरह से भी प्रश्न आपके हो सकते हैं। सही आंसर होगा सी नंबर, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह भोजन का अनिवार्य अवयव होता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल होने के लिए? तो भीमबेटका यह एक गुफा है या किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका के बारे में अन्य जानकारियां भी प्राप्त करते हैं। भीमबेटका जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसीना जिले में, और यह एक पुरापाषाण कालीन है, पुरा स्थल है, और इसमें आदिमानव के द्वारा जो शैल चित्र बनाए जाते थे या शैलाश्रय जो बनाए जाते थे उसके लिए प्रसिद्ध है। और इन चित्र में पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है और मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। मतलब समझिए ना, ये पुरापाषाण काल का बना हुआ
गुफा में जो खुदाई करके आदि मानवों ने जो शैल चित्र या शैलाश्रय बनाया था, इसके लिए ही भीमबेटका प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यह कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, मलेरिया, यक्ष्मा, पीलिया। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? सही आंसर होगा आपका चेचक जो होता है वह विषाणु के कारण होने वाला रोग होता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? जो कोविड-19 के इलाज से संबंधित है प्लाज्मा थेरेपी। आपको बताना है प्लाज्मा थेरेपी क्या है। खून से प्लाज्मा निकालकर कोविड-19 से ठीक हुए मरीज से कोविड-19 से संक्रमित हुए मरीज का इलाज करना, टीबी के दवा के माध्यम से इलाज करना, कोशिका के माध्यम से इलाज करना, नन ऑफ द दीज। सही आंसर होगा खून से प्लाज्मा निकालकर जो मरीज कोविड-19 से लड़ लिए हैं, जिनका इम्यूनिटी कोविड-19 से लड़ चुका है, उसके शरीर से प्लाज्मा निकाल करके जो अभी संक्रमित हैं, जो क्वारंटाइन में हैं या फिर जो पूरी तरह से बीमार पड़े हैं, तो उनके शरीर में अगर ठीक हुए मरीज का प्लाज्मा दिया जाता है तो उनकी रोगरोधी क्षमता बढ़ जाती है और वो उनके मतलब 90% चांस हो जाता है कि वो अभी कोविड-19 से लड़ लेंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर था। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न पहले आना था। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 22 सितंबर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर पंजाब में स्थित है, वहाँ से उग्रवादी को बाहर करने के लिए मई 1988 में कौन सा ऑपरेशन सरकार ने शुरू किया था? ब्लैक बॉर्डर, ब्लू स्टार, ब्लैक थंडर, एक्ट ऑफ गॉड। सही आंसर होगा ब्लैक थंडर। इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये स्वर्ण मंदिर में उग्रवादी जो थे वो घुस चुके थे और वहाँ पे उनका मतलब हथियार जो थे वो स्वर्ण मंदिर में छिपा कर रख रहे थे। जब इंदिरा गांधी सरकार को यह पता चला तो उन्होंने इसी ब्लैक थंडर के शुरुआत से उनको बाहर निकाला था। उड़ीसा का क्योंझर और मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए या अभ्रक के लिए? मयूरभंज तो काफ़ी फेमस जगह है। सही आंसर होगा लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्योंझर एवं मयूरभंज या उड़ीसा में स्थित जगह है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। असम का सुरमा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए, लौह अयस्क के लिए या फिर कोयला उत्पादन के लिए? सही आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए असम का सुरमा घाटी फेमस है। सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार कौन सा था? यूँ तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारे सुधार किए थे, पर आपको महत्वपूर्ण बताना है। सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठगी की समाप्ति, अंग्रेजी शिक्षा, जाति व्यवस्था की समाप्ति। सबसे फेमस कौन सा रहा? सही आंसर होगा सती प्रथा पर जो प्रतिबंध था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अल्ताफ हुसैन, मौलवी नजीर अहमद, शिवली नौमानी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। आपको सही आंसर देना है। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर होगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इन्होंने ही 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
चाय व्यापार के एकाधिपत्य और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व्यापार पे एकाधिपत्य था और चीन के साथ जो व्यापार करने का सिलसिला था उसे समाप्त किया गया। कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या फिर 1833 का चार्टर एक्ट। सही आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। इसके ही द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने एक्सरे की खोज की थी? मैरी क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, डब्ल्यू.सी. रॉन्टगेन ने या जेम्स चैडविक ने? किन्होंने एक्सरे की खोज किया था? सही आंसर होगा सी नंबर, डब्ल्यू.सी. रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के कॉर्पस्कुलर सिद्धांत के लिए श्रेय दिया जाता है? यह बहुत ही फेमस सिद्धांत है। कॉर्पस्कुलर सिद्धांत प्रकाश का जैसे टिंडल प्रभाव होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसी तरह कॉर्पस्कुलर सिद्धांत होता है, प्रकाश से रिलेटेड है। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? आइजैक न्यूटन को, क्रिस्टियन ह्यूजेंस को, एल्बर्ट आइंस्टाइन को, जेम्स वर्ल्डवेल को? सही आंसर होगा ए नंबर, आइजैक न्यूटन को कॉर्पस्कुलर सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ था। आपको इनके अध्यक्ष का नाम बताना है। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया? सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। इन्होंने ही 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन किया था। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। और यह कहाँ पे स्थित है आपको अभी बताना है। तंजानिया, नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका? सही आंसर होगा तंजानिया। यह अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित पर्वत है। टीपू सुल्तान की मौत कब हुई थी? 1782 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1794 ईस्वी में या 1799 ईस्वी में? टीपू सुल्तान की मौत कब हुई थी? सही आंसर होगा 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। 4 आंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें पहला 2 टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने लड़ा था और लास्ट का 2 जो था वह टीपू सुल्तान ने लड़ा था। और चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को रखा गया है? 29 विषयों को, 18 विषयों को, 16 विषयों को या 10 विषयों को? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित होता है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। सही आंसर होगा, वर्तमान में जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषयों को जोड़ा गया है। पलासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन थे पलासी के युद्ध में? हेक्टर मुंडो, लॉर्ड क्लाइव, मीर कासिम, सिराजुद्दौला? सही आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। यह अंग्रेजों की तरफ से सेनापति थे।
काल कोठरी की घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए डेट के साथ कि काल कोठरी की घटना कब हुई थी। सही आंसर है यह 23 जून को, मतलब 20 जून 1756 ईस्वी को, 20 डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 20 जून 1756 ईस्वी को यह घटना हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि काल कोठरी, यह जो घटना है पश्चिम बंगाल की घटना है और स्वतंत्रता पूर्व की घटना है। जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने 146 अंग्रेज बंदी थे, जिनमें से स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे। 146 अंग्रेज बंदी को एक 18 फुट लंबे, 14 फुट और 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। ये काफ़ी छोटा कमरा था और उसमें 146 आदमी को बंद कर दिया था। 20 जून को यह घटना हुई थी और जब 23 जून को वो खोला गया तो उसमें से 23 लोग ही जीवित पाए गए। अब देखिए 146 में सिर्फ 23 लोग जीवित पाए गए, बाकी सारे जो थे वह मर गए थे। इसीलिए इसे काल कोठरी की घटना कहते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तरह समाप्त हुआ था। मीन्स किस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह समाप्त हुआ था? मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, कोई नहीं। सही आंसर होगा मद्रास की संधि के तहत आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह समाप्त हुआ था। किस शासक के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था? अलवर्दी खां, मीर कासिम, मुर्शीद कुली खां, मीर जाफर। सही आंसर देना है। कौन से बंगाल के शासक थे जिस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था? सही आंसर होगा अलवर्दी खां। इनके ही शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था। सघन वनस्पतियां पाई जाती है शुष्क जलवायु प्रदेश में, आर्द्र जलवायु प्रदेश में, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। सघन वनस्पतियां कहाँ पर पाई जाती है? सही आंसर होगा आर्द्र जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पतियां पाई जाती है। मकराना में मिलने वाला प्रसिद्ध संगमरमर की किस्में क्या हैं? मकराना यह राजस्थान का जयपुर के पास का जगह है मकराना। यहाँ पे सबसे सुपर क्वालिटी का संगमरमर मिलता है। तो आपको बताना है कि किस किस्म का है वो। किस कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियस, मार्बोनाइट, ये संगमरमर के प्रकार हैं। सही आंसर होगा कैल्साइट नामक जो संगमरमर का किस्म है वह मकराना से मिलता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? राष्ट्रपति की शक्ति होती है 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आपको बताना है कि कब जारी करता है। जब लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो, जब दोनों का सत्र ना चल रहा हो, जब राज्यसभा का सत्र ना चल रहा हो। सही आंसर होगा इनमें से सभी, चाहे लोकसभा, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सत्र नहीं चलता है, या फिर सिर्फ लोकसभा का सत्र नहीं चलता है, राज्यसभा का सत्र नहीं चलता है, तो वैसे केस में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। संविधान संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, सिर्फ राष्ट्रपति के साथ पास, राज्यसभा में, दोनों में से किसी सदन में। संविधान संशोधन विधेयक जो भी आता है वह किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर होगा दोनों में से किसी भी सदन में
संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? यदि अध्यादेश को संसद से स्वीकृति ना मिले तो कितने समय बाद यह समाप्त हो जाता है? 6 दिन, 6 हफ्ता, 6 महीने, कभी समाप्त नहीं होता है। चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह संसद से स्वीकृति के लिए कितने दिन का समय होता है? सही आंसर है 6 हफ्ता। यहाँ पे आपका प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी करता है जब संसद बंद रहता है, तो फिर स्वीकृति कैसे? जब अध्यादेश तो लग जाता है राष्ट्रपति के साइन से, लेकिन जब संसद खुलता है तो उसके 6 हफ्ता के भीतर अगर संसद उस पर स्वीकृति देता है तभी वह अध्यादेश बना रहेगा, अन्यथा वह अध्यादेश खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा ऑप्शन है समतल, अवतल दर्पण, उत्तल, अवतल दर्पण। और लास्ट ऑप्शन है आपका समतल और उत्तर दर्पण। किस दर्पण में वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर होगा डी नंबर, समतल दर्पण। आप तो देखते ही हैं, आईना में जब आप देखते हैं तो आपका सीधा प्रतिबिंब दिखता है, और उत्तल दर्पण में भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखता है। नागरिकता संशोधन संविधान संशोधन विधेयक जो था वह लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? 122वां, 123वां, 126वां या 120वां? सही आंसर होगा यह 126वां संविधान संशोधन विधेयक था जो पारित हुआ था 2019 में। नागरिकता संविधान संशोधन विधेयक। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? मतलब कौन से निकट दृष्टि दोष होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। यह थोड़ा उल्टा होता है। और इसके निदान के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस? सही आंसर होगा अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 33 के साथ। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहें।